नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं शशांक आपके लिए लेकर आया हूँ 8 मई के द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और डाउन टू अर्थ के करंट अफेयर्स। तो आज का देखते हैं हमारे पास न्यूज क्या क्या है। शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज हमारी आ रही है विच इज लिंक्ड विथ योर GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, IR का ये टॉपिक है। देखते हैं टॉपिक क्या है। सो अ पोजीशन पेपर, चाइनाज इमेज एंड व्हाट इट मींस। सो हम इस बारे में, इस टॉपिक के बारे में हम लोग डीप एनालिसिस करेंगे कि टॉपिक में एक्चुअली है क्या। हम यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन को भी लेकर चलेंगे। इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। और इसके बाद पावर ब्लॉक के बारे में हम समझेंगे। और इसके बाद एक टर्म है विच इज कॉन्टिनेंटल डिलेमा। कॉन्टिनेंटल डिलेमा, हम इसके बारे में भी देखेंगे। और लास्ट में एक टॉपिक है विच इज यूरेशियन पावर ब्लॉक। यूरेशियन वर्सेस मैरीटाइम, मैरीटाइम पावर। ठीक है। सो बेसिकली ये GS2 इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक हो जाता है आपका, जहां पे कि जिन बच्चों को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है GS2 में, उनके लिए आर्टिकल बहुत यूजफुल होने वाला है। देखते हैं फर्स्ट टॉपिक हमारा। सो चाइना एंड यूरेशियन पावर ब्लॉक। एक्चुअली में न्यूज क्या आ रही है, न्यूज ये आ रही है कि चाइना को हम देखें अगर, सो चाइना आपका यहाँ पे लोकेटेड है। दिस इज योर चाइना, ठीक है। यहाँ पे आपका चीन लोकेटेड है, ठीक है। सो न्यूज ये आ रही है कि चाइना इज एक्चुअली डेवलपिंग एज अ, इट इज इमर्जिंग, इट इज इमर्जिंग एज अ, एज अ पावरफुल, पावरफुल नेशन। कैसे, मैं समझाता हूं आप लोगों को। सो देखिए, मैं अगर आप लोगों के सामने चाइना की बात करूं, सो ये यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके आसियान नेशंस, यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया, ये जापान और ये रशिया, ठीक है। सो अगर मैं यूरेशियन रीजन की बात करूं, सो चाइना बेसिकली यहाँ पे अपना कॉन्टिनेंटल डिलेमा क्रिएट कर रहा है। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि चाइना अब, मतलब कि BRI जो इसका प्रोजेक्ट है विच इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ये एक तरह से पूरे यूरेशियन रीजन को ये कवर करना चाह रहा है, ठीक है। ताकि इसका जो लैंड में, जो इसका जोग्राफिकल प्रेजेंस है वो इंक्रीज हो सके, ठीक है। BRI हो गया आपका, फिर आपका वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव हो गया। सो ये सब चीजें क्या हैं, ये सब चीजें बेसिकली चाइना एक तरीके से पूरे एशियन सब कॉन्टिनेंट में अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज करना चाह रहा है। यही नहीं, अगर हम लोग देखें तो चाइना एक पॉलिसी को फॉलो करता है जिसको हम बोलते हैं वुल्फ वॉरियर, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। इस डिप्लोमेसी में क्या होता है कि कोई भी नेशन, कोई भी नेशन ऐसे एक्ट करेगा, ऐसे प्रिटेंड करेगा कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, जबकि असलियत में क्या होता है कि उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका 9 डैश लाइन जो यहाँ पे प्रेजेंस है, 9 डैश लाइन जो कि साउथ चाइना सी को क्लेम करता है चाइना। ऑल्दो वी नो कि ये जो क्लेम कर रहा है चाइना, ये एक तरह से इलीगल है, बट स्टिल इट इज क्लेमिंग। सो ये एक तरीके से क्या है, दिस विल कम अंडर योर वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चाइना का जो प्रेजेंस है, ठीक है। चाइना का जो प्रेजेंस है वो मैरीटाइम डोमेन में, जो इंडियन ओशियन रीजन है,
और जो आपका इंडो पैसिफिक रीजन है, इस रीजन में इतना इंक्रीज क्यों हो रहा है? पहली बात, यहाँ पे रिसोर्स बहुत है। आपका मैरीन हो गया, आपका पेट्रोलियम हो गया, और आपका बहुत सारे जो भी रिसोर्सेज हैं यहाँ पे बहुत सारे भारी मात्रा में उपस्थित है, जिसके कारणवश क्या हो रहा है कि चाइना और भी बहुत सारे अन्य देश यहाँ पे अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, और यही नहीं, ये रीजन बेसिकली एक आपका पावर ब्लॉक की तरह यहाँ पे उभर के आ रहा है। क्या मतलब हुआ? पावर ब्लॉक का मतलब ये हुआ कि पहली बात तो यहाँ पे रिसोर्स है, अब कोई भी देश आके यहाँ पे अपना इंटरेस्ट दिखाना चाहेगा। ठीक है, सो बेसिकली दिस रीजन इज एक्टिंग एज अ पावर ब्लॉक। यहाँ पे दिस रीजन क्या है? यहाँ पे ये है आपका इंडो पैसिफिक रीजन। दिस इज योर इंडो पैसिफिक रीजन। पांचवी चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पांचवी चीज ये कि यहां पे एक तरीके से अगर मैं बोलूं, सो यहां पे पावर वैक्यूम डेवलप हो गया है, जिसके तहत बहुत सारे नेशन यहां पे अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तभी आप लोगों ने न्यूज भी देखी होगी कि भारी भारी मात्रा में रशिया, चाइना और मिडल ईस्ट हो गया, इवन इंडिया भी हो गया, ये सारे नेशन अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन योर इंडो पैसिफिक रीजन। द मेन रीजन बीइंग यहाँ पे रिसोर्स बहुत ज्यादा है। रिसोर्स होने के चलते बहुत सारे नेशन यहाँ पे एज अ पावर ब्लॉक यहाँ पे देखकर आ रहे हैं, एंड दिस रीजन इज एक्टिंग एज अ पावर वैक्यूम। कैसे पावर वैक्यूम? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं आपके, इसीलिए। ठीक है, अब देखते हैं यूरेशियन वर्सेस नाइट टाइम पावर। ये सब कंटेंट इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आपके लिए एक तरह से इसका क्रक्स लेकर आ रहा हूं। सो मैं अगर आप लोगों के आगे वर्ल्ड मैप ड्रॉ करूं, सो ये आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया आपका साउथ अमेरिका। ठीक है, फिर यहाँ पे हो गया आपका अफ्रीका, फिर यहाँ पे होगा आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका, फिर ये हो गया आपका इंडिया, ठीक है। सो मैं अगर बात करूं इस रीजन की, ये रीजन की, और इस रीजन की, यहाँ पे आपका हो गया रशियन फेडरेशन, ये आपका रशिया हो गया, और ये पूरा आपका एशिया हो गया। सो अगर मैं देखूं, यहाँ पे आपका हो गया यूरोप, ये आपका यूरोप हो गया। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर रीजन की, इसको हम बोलते हैं यूरेशियन यूरेशियन रीजन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? यूरेशियन रीजन वर्सेस मैरीटाइम डोमिनेंस, मैरीटाइम डोमिनेंस। सो यहां पे देखा जा रहा है कि जो चाइना है, चाइना बेसिकली अपना इस रीजन में दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसी के साथ साथ चाइना जो है वो कॉन्टिनेंटल डिलेमा को फॉलो कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ऑल्दो चाइना आउटकास्ट कर रहा है, चाइना ये चीज को शो कर रहा है कि नहीं भाई, मेरा जो प्रेजेंस है वो यूरेशियन रीजन में बहुत ज्यादा है। कैसे? हमने जस्ट अभी भी देखा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो गया आपका, फिर क्या बोलते हैं, वन बेल्ट वन रोड हो गया। सो इन सब के तहत हम ये देख रहे हैं कि यूरेशियन रीजन में जो चाइना है वो अपना प्रेजेंस बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, और ये एक तरह से फॉल्स नेगोशिएशंस है। क्यों? क्योंकि अब चाइना इस चीज को ना देखते हुए वो अपना नाइटाइम डोमिनेंस इंक्रीज कर रहा है, ताकि उसकी यहाँ पे प्रेजेंस तो है ही, प्लस उसकी ओशन रीजन में भी प्रेजेंस हो सके, ताकि ये एक तरह से ये कवर कर सके पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। ठीक है, अगर मैं चाइना की इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं,
तो ये आपका हो गया श्रीलंका, ठीक है। यहाँ पे है आपका हम्बन टोटा पोर्ट, हम्बन टोटा पोर्ट। सो आप लोग को मालूम है कि चाइना की यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट्स हुई है, ठीक है। और जो श्रीलंका है वो इसको रीपे नहीं कर पाया, जिसके तहत श्रीलंका को क्या करना पड़ा कि अपना ये वाला पोर्ट 99 ईयर्स तक के लिए लीज पर देना पड़ा। सो चाइनीज शिप यहाँ पे आती हैं, वो डॉक यहाँ पे करती हैं, ठीक है। यहाँ पे सर्वेलेंस भी होता है। सो आप ये देखिए कि स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए ये कितनी चिंता की बात है कि मतलब चाइनीज वेसल्स यहाँ पे आके डॉक करती हैं। यही नहीं, आपका पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे भी बहुत सारी चाइना की इन्वेस्टमेंट्स है। मालदीव्स हो गया, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट्स है। आपका सेशलीज हो गया, सेशल्स यहाँ पे है, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट है। सो आप ये देखिए कि चाइना एक प्रकार से पूरा ये रीजन कवर करना चाह रहा है इसके साथ साथ, ठीक है। सो दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, ये चिंता का बहुत बड़ा विषय है, ठीक है। सो यही चीज आपके इस न्यूज में बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, विल द ग्रीन बैक विल द ग्रीन बैक स्टिल बी ग्रीन। सो यहां पे आपका GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हो रही है। देखते हैं टॉपिक क्या है। सो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है गाइस, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उन्होंने ये चीज एक्सप्लेन करी है कि जो डॉलर का श्रेय है, जो डॉलर का श्रेय है, ठीक है, ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैज फॉलन ओवर टाइम फ्रॉम 80% इन 1970 टू अबाउट 60% इन 2022। मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करें, सो बेसिकली जो डॉलर है, डॉलर की वैल्यू आपकी डिक्रीज की है, ठीक है। एक तरह से ये डिक्रीज की है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं आए दिन यहाँ पे एक रिसेशन की बातचीत चल रही है, ठीक है। यूएसए में रिसेशन को देखा जा रहा है, ठीक है। इसी के रीजन के तहत 80% कहां 1970 में था और कहां ये 60% हो गया 2022 में। सो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, मतलब कि जितने भी कंट्रीज हैं उन कंट्रीज में डॉलर कितना ज्यादा है, ठीक है। जैसे कि इंडिया के पास कितनी ज्यादा मात्रा में डॉलर प्रेजेंट है, ये इंडिया की फॉरेन रिजर्व पॉलिसी को दर्शाता है। सिमिलरली किसी भी देश के पास अगर किसी भी देश की करेंसी है तो उसको हम बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अभी अभी रिसेंटली ये रिपोर्ट पब्लिश की है, कहते हुए कि जो डॉलर का शेयर है बाकी अन्य देशों के साथ, उनमें इसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज्यादा गिर गया है, ठीक है। कहां से? 80% से 60% तक, ठीक है। और उसी के साथ साथ देखा जा रहा है कि द यूरो हैज मेड अप, जो यूरो है हैज मेड अप अबाउट 20% ऑफ द रिमेनिंग 40% रूम क्रिएटेड बाय दिस फॉल। मतलब कि एक तरह से ये यहाँ पे गैप आ गया है। अब इस गैप को कौन फिल करेगा? सो यूरो बेसिकली एक यहाँ पे करेंसी उभर के आ रही है जो कि इस गैप को फिल करने में सक्षम हुआ है, ठीक है। नाउ छोटी छोटी करेंसीज सच एज द ऑस्ट्रेलियन एंड कैनेडियन डॉलर्स, स्वीडिश क्रोना, साउथ कोरियन वॉन हैव क्लेम्ड देयर शेयर इन द पोर्टफोलियोज ऑफ वेरियस कंट्रीज। मतलब कि डॉलर के गिरते फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो यूरो है वो आगे आ रहा है, और इसी के साथ साथ जो अन्य छोटी छोटी करेंसीज हैं वो भी इस चीज को रिप्लेस कर रही हैं। सो अगर आप लोगों ने मेरा पिछला 2-3 वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने एक टर्म के बारे में जिक्र किया है जिसको हम लोग कहते हैं
डी डॉलराइजेशन, डी डॉलराइजेशन, इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये होता है कि गिरते डॉलर की वैल्यू को देखना, ठीक है, गिरते डॉलर की वैल्यू को देखना और उसी के साथ साथ अगर कोई और करेंसी आके उसको रिप्लेस कर दे, सो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डी डॉलराइजेशन, ठीक है। देखते हैं, along with the general acceptability as a medium of exchange, मतलब कि जो डॉलर है, डॉलर बेसिकली एक जाना माना मीडियम ऑफ एक्सचेंज है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, ठीक है, फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। द यूएस डॉलर इज ऑल्सो इन डिमांड बिकॉज ऑफ डिमांड फॉर डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स वर्ल्ड वाइड। द डेट, मतलब जो कर्ज है issued by the US government is brought by many countries across the world and that is the reason why debt होने के कारण जो यूएस गवर्नमेंट है वो बहुत डेट में है, इसी के कारण जो उसकी करेंसीज है वो भी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है, वो भी बहुत ज्यादा डिग्रेड हो गई है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि डी डॉलराइजेशन की के इफेक्ट को हम देख रहे हैं, प्लस इसी के साथ साथ हम लोग डॉलर का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी हम गिरते हुए देख रहे हैं, ठीक है। सो ये न्यूज है फ्रॉम योर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आप लोग इसको एज अ आंसर राइटिंग यूज कर सकते हैं, इट कैन बी कोटेड एज एन एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियाज फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस, भारत का पहला नेशनल वाटर बॉडी सेंसस, ठीक है। हम देखते हैं कि वाटर बॉडी सेंसस क्या है और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, ठीक है। सो हम लोग ये चीज जानते हैं गाइस कि जो इंडिया है वो इंडिया अभी बहुत ज्यादा वाटर क्राइसिस को फेस कर रहा है, चाहे वो आपका ग्राउंड वाटर हो, चाहे वो आपका मैन मेड लेक हो, चाहे वो आपका कहीं का भी हो, ठीक है। इसी के साथ साथ बहुत ही ज्यादा बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो इन चीजों को मध्य नजर रखते हुए इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने एक डेटा को निकाला, क्योंकि हम जब डेटा को देखते हैं सो हमारा एक गोल प्रिपेयर होता है, ठीक है। देखते हैं क्या न्यूज आ रही है। सो जो भारत है, भारत फिलहाल अभी वाटर क्राइसिस को बहुत ज्यादा फेस कर रहा है, जैसे कि ग्राउंड वाटर का कम होना, फिर बायोडाइवर्सिटी का कम होना, क्लाइमेट चेंज का इंक्रीज होना, ठीक है, फ्लड की कंडीशन को बढ़ना, कहीं कहीं सूखापन है उसका होना। सो ये सब चीजें क्या दिखाती हैं? ये सब चीजें ये दिखाती हैं कि एक प्रॉपर डेटा होना चाहिए, डेटा एनालिसिस होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर ये सब चीजों को रोका जा सके। और ये जो डेटा है ये कौन लेके आ रहा है? ये आपका लेके आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है, ये मिनिस्ट्री लेके आ रही है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं सो जैसे कि इन दिस कंटेक्स्ट वाटर बॉडीज आर इंपॉर्टेंट, दे बफर अगेंस्ट क्लाइमेट वेरिएबिलिटी इंक्लूडिंग होल्डिंग ऑफ फ्लड वाटर्स फॉर यूज इन ड्राई पीरियड्स, ऑल्सो दे कॉन्ट्रीब्यूट टू फूड एंड वाटर सिक्योरिटी, मतलब कि जो पानी है वो एक तरह से फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो हम इरिगेशन यूज करते हैं अपने क्रॉप्स में उसका बहुत बड़ा श्रेय है, ठीक है, उसका बहुत बड़ा इसमें श्रेय है, ठीक है। इसीलिए जो वाटर है, जो वाटर बॉडीज है वो एक तरह से फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और ये जो अटेम्प्ट है ना, ये जो इंडिया का पहला अटेम्प्ट है वाटर बॉडी सेंसस को पब्लिश करने का, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। द सेंसस ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या था इसका?
टू डेवलप अ नेशनल डेटाबेस, पहला ऑब्जेक्टिव टू डेवलप अ नेशनल डेटाबेस। ऐसे एक्सप्लेन यू कि डेटाबेस होने से क्या होगा, इसके होने से एक प्रॉपर गोल की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या इसका है कि इट विल कवर ऑल नेचुरल एंड ह्यूमन मेड यूनिट्स बाउंडेड ऑन ऑल साइड्स ऑफ स्टोरिंग वाटर। मतलब कि ये जो सेंसस है, ये जो डेटा है, ये ना कि सिर्फ जो नेचुरल लेक्स हैं उनको ही कवर करेगा, बल्कि ये आपका जो ह्यूमन मेड आपके जो वाटर होल्डिंग जो भी चीजें हैं, जैसे कि आपका आर्टिफिशियल लेक हो गया, आर्टिफिशियल पॉन्ड हो गया, इन सब का भी डेटा इस सेंसस में होने वाला है। सो नेचुरल प्लस ह्यूमन मेड दोनों ये चीज इस डेटा में होने वाली है। ठीक है, और इसके लिए वंस अगेन जियोस्पेशियल डेटा का और टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी क्या होती है? वो टेक्नोलॉजी जो हम सैटेलाइट के माध्यम से लेते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड एनी डेटा, उसको हम बोलते हैं जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो सेंसस है ना, ये बिल्ट हुआ है ऑन एग्जिस्टिंग एंड पब्लिकली अवेलेबल सैटेलाइट डिराइव्ड डेटा सेट्स। These data sets are extremely rich, allowing citizens to home in one specific village and download the historical time series data on each water body। मतलब कि इस सेंसस के डेटा के वजह से कोई भी इंडिविजुअल कहीं का भी डेटा निकाल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि जो देयर इज अ इनकंसिस्टेंसीज इन द सेंसस, इस सेंसस में बहुत सारी खामियां भी हैं। क्या है देखते हैं। द सेंसस ग्रुप्स वाटर बॉडीज इनटू 5 टाइप्स। पहला पॉन्ड, टैंक्स, लेक्स, रिजर्वॉयर्स एंड वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स। ठीक है, ये जितनी भी चीजें हैं ये इन सब में हैं। देखते हैं क्या क्या। Its glossary defines a pond as a smaller water body than a tank, while water conservation structures might include check dams and percolation tanks। कहने का मतलब ये कि पॉन्ड हो गया, टैंक हो गया, आपका लेक हो गया, रिजर्वॉयर हो गया, वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स हो गई। सो इन पांचों छह चीजों के बारे में प्रॉपर डेफिनेशन इस सेंसस में नहीं दी हुई है कि प्रॉपरली ये लेक की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है, पॉन्ड की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, वो सब यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है। जिस वजह से एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी बहुत खामियां हैं इस सेंसस में, जिसको पूरी करने की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। अगर आपसे ये चीज क्वेश्चन पूछा जाए कि क्यों इंपॉर्टेंट है सेंसस को निकालना, ताकि हम लोग एक प्रॉपर हम लोग गोल ओरिएंटेड स्कीम को ला सके। ठीक है, दूसरी चीज ये कि हम जानते हैं कि बहुत सारे फिश और बर्ड्स, बहुत सारे मेरीन लाइफस्टाइल पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, और आपकी माइग्रेटरी बर्ड्स भी हो गई, वो भी। ठीक है, सो ये सारे बर्ड्स और ये सारे जो एनिमल्स हैं, जो कि मेरीन एनिमल्स हैं, ये सारे फीड करते हैं लेक्स पे, पॉन्ड्स पे, वाटर जहां भी एक जगह इकट्ठा हो जाता है, वहां पे जो भी फिशेज होती हैं, जो भी वहां पे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको ये बर्ड्स खाती हैं। सो एक तरह से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम एक सेंसस को लेकर आए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट हमारी न्यूज आ रही है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से। इसको हम स्पेस साइंस एंड टेक प्लस GS3 में ले सकते हैं। ठीक है, देखते हैं टॉपिक क्या है। इसरो ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया है ट्रेनिंग के पर्पज से फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। ठीक है, जो इसरो है, इसरो ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को स्टार्ट किया है फॉर दी कॉलेज स्टूडेंट्स। ट्रेनिंग का नाम क्या है? ट्रेनिंग का नाम है आपका स्टार्ट, START, स्टार्ट। इसका क्या मतलब हुआ देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग सो स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, ये स्टार्ट स्कीम है। पहली चीज, कौन लेके आया? ये इसरो लेके आया। किसके लिए लेके आया? टू ट्रेन दी कॉलेज स्टूडेंट्स। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि हमारी जो स्पेस के प्रति अवेयरनेस है वो इंक्रीज होगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि नए नए स्टार्टअप को ये स्टार्ट स्कीम एक तरह से पंप देगी, एक तरह से बूस्ट बैक देगी। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम ये देखेंगे कि इसरो एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा। जैसे कि यूएसए में उनके पास नासा है, प्लस उनके पास एक स्पेस एक्स भी है। ठीक है, उनके पास स्पेस एक्स भी है। ठीक है, हम जानते हैं। सिमिलरली अगर इसरो और भी बहुत सारे स्कीम्स ऐसे ऐसे लेकर आए, सो हमें पता है कि हमारे पास स्किल है प्लस स्केल भी है। हम इन दोनों चीजों का यूज करके हम स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर प्लस पब्लिक सेक्टर दोनों का यहाँ पे आना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो स्टार्ट स्कीम है उसका फुल फॉर्म क्या है और स्टार्ट स्कीम कौन लेकर आया है। ठीक है, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपकी न्यूज आ रही है जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर से। जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर से। ठीक है, ये सारे आपके द हिंदू के टॉपिक्स हैं। देखते हैं टॉपिक क्या है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो इंडिया करता आ रहा है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। मतलब कि हम जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल ऑयल्स हो गया, आपका कैश्यू हो गया, बासमती राइस हो गया। ठीक है, फिर आपका बहुत सारे जैसे कि सी फूड्स हो गए, प्लस ग्राउंड नट्स हो गए, ठीक है, आमंड्स हो गए, ये सब चीजें, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सब चीजें हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा न्यूज में है। अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं, मैंने एग्रीकल्चर को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हम जानेंगे अबाउट एक्सपोर्ट प्रोफाइल, जो इंडिया एज अ नेशन है, इंडिया एज अ नेशन एक्सपोर्ट में क्या क्या कर रहा है, प्लस इंपोर्ट में मतलब कि क्या क्या लेकर आ रहा है, देखते हैं। अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं, इंडिया का जो मेन एक्सपोर्ट है ना गाइस, मेन एक्सपोर्ट
वो बासमती एक्सपोर्ट है, जो चावल है ना, बासमती चावल, वो एक्सपोर्ट करता है मेनली कहाँ पे, गल्फ कंट्रीज में। गल्फ कंट्रीज कौन कौन सी होती हैं, जो गल्फ कॉपरेशन कंट्रीज होती है ना, जो भी आपके मिडिल ईस्ट में, जैसे कि दुबई हो गया आपका, ठीक है, आपका कुवैत हो गया, ठीक है, ये सारी कंट्रीज आपकी गल्फ कंट्रीज में आती हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये नॉन बासमती, अगर मैं एशिया की बात करूं, हमारे एशियन कॉन्टिनेंट की बात करूं, सो वहां पे नॉन बासमती का जो प्रचलन है वो बहुत ज्यादा देखने को मिला है। कहाँ कहाँ, पहला बांग्लादेश, दूसरा चाइना, श्रीलंका, मलेशिया, वियतनाम, यूएई एंड इराक, ठीक है। ये सारी चीजें देखी गई हैं नॉन बासमती के लिए, ठीक है। पहली चीज बासमती, दूसरी चीज नॉन बासमती। सो दोनों चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं एंड वी आर वन ऑफ द लीडिंग नेशंस, ठीक है। इसी के साथ साथ हम अफ्रीका में भी हम नॉन बासमती राइस को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। because of this reason because of this reason its non basmati has made India the biggest rice exporter ahead of Thailand. Most important statement, आपसे वन वर्ड, आपसे एक सिंगल सेंटेंस आपसे ये चीज पूछा जा सकता है कि आर वी अहेड ऑफ थाईलैंड इन टर्म्स ऑफ राइस और नॉट, सो यस, ठीक है। अगर मैं इंपोर्ट की बात करूं, इंपोर्ट प्रोफाइल में क्या क्या आता है, इंपोर्ट में आपका आता है नियरली 60%, नियरली हम लोग 60% वेजिटेबल ऑयल हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं, हम लोग बाहर से लेकर आते हैं, ठीक है। और हम लोग जानते हैं अगर हम लोग के या फिर किसी भी नेशन का अगर इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, सो दिस विल गिव राइज टू योर ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट। और ट्रेड डेफिसिट से होता क्या है, ट्रेड डेफिसिट से आपका ये होता है कि किसी भी कंट्री का जो एक तरह से हम ट्रेड कहते हैं वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है। सो आज भी इंडिया 60 मोर देन 60% वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट करवाता है, जिसमें से कि 10% पल्सेस हैं, ठीक है। हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं बहुत सारे स्पाइसेस भी, कैश्यू भी एंड कॉटन भी, ठीक है। सो काजू हो गया, बहुत सारे मसाले हो गए, रुई हो गया, सो ये सारी कमोडिटीज हम लोग इंपोर्ट भी करवाते हैं, वेयर इंडिया हैज ट्रेडिशनली बीन अ नेट एक्सपोर्टर, हैव शोन अ राइजिंग ट्रेंड, ठीक है। सो हम लोग इंपोर्ट भी करवाते हैं ये सब चीजें और एक्सपोर्ट भी करवाते हैं, ठीक है। सो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेसिकली जो राइस है, राइस कितने प्रकार के होते हैं, बासमती और नॉन बासमती, और ये कहां कहां एक्सपोर्ट होता है, जो कि मैंने सब यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज योर साइक्लोन की बात करूं, अभी आजकल साइक्लोन बहुत ज्यादा न्यूज में है। जो साइक्लोन है, अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस सेशन देखा हो, सो मैंने वहां पे साइक्लोन की फॉर्मेशन के बारे में बात किया था। जैसे कि ये अगर सी सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे सनराइज, यहाँ पे सन की है रेज, सन की रेज से क्या होता है कि सन की रेज जब वाटर सरफेस पे पड़ती है, सो ये एक तरह से हीटअप हो जाती है। हीटअप होने के बाद हम जानते हैं कि जो गर्म हवा होती है वो ऊपर जाती है, ऊपर जाके ये क्लाउड फॉर्मेशन बना लेती है, ठीक है। एंड ड्यू टू द कोरियोलिसिस फोर्स क्या होता है कि दिस मेक्स अ विंड अ सर्कुलर फॉर्मेशन, ठीक है।
यहां से विंड उठ के ऊपर जाती है, ठीक है, ये आपकी वार्म एयर ऊपर जा रही है और ये सर्कुलर फॉर्मेशन को बना रही है। इसका हम बोलते हैं आई, आई ऑफ साइक्लोन। यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, ठीक है, सॉरी यहाँ बहुत ज्यादा लो प्रेशर होता है इस रीजन में, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा शांत भी होता है। जितनी तूफानी इसके आसपास होती है ना, उतना ही ये रीजन यहाँ पे बहुत ज्यादा शांत होता है, ठीक है। सो ये तो रहा बेसिक अबाउट साइक्लोन्स। और हाँ, मैंने ये भी बताया था कि बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन्स हैं वो ज्यादा देखे गए हैं 5 गुना एज कंपेयर टू योर अरेबियन सी। मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब साइक्लोन का नाम कैसे होता है, नामकरण कैसे होता है इन लोगों का, देखते हैं। सो एक संस्था है जिसको हम बोलते हैं रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स, RSMC, रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स, RSMC। इसमें क्या होता है, और इसके साथ साथ ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स, TCWCs, ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स, ये दोनों मिलके नेम देती हैं किसी भी साइक्लोन का। अच्छा, जो नेम होना चाहिए वो किसी भी पॉलिटिक्स से लिंक नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी अगर सेंसिटिव इशू है उससे लिंक नहीं होना चाहिए, रिलीजन से लिंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो इट शुड बी यूनिक इन इट्स इटसेल्फ, नाम में ही कुछ यूनिक होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं वर्ल्ड में अभी के हिसाब से कम 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं। देयर आर 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। एंड द IMD नेम्स द साइक्लोन्स। जो IMD है, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये भारत के साइड से साइक्लोन जो भी डेवलप होते हैं कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया रीजन में, ठीक है, नॉर्थ इंडियन ओशियन रीजन में, इन लोगों को ये नाम देता है, ठीक है, इंक्लूडिंग दी बे ऑफ बंगाल एंड दी अरेबियन सी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी इट इज द RSMC हु नेम्स इट। सो नहीं, पहले इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन दो रीजन में जो भी साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होगा इनको नेम देगा, फिर ये नेम जो है वो RSMC को जाएगा, फिर जो RSMC है वो जो भी साइक्लोन का नाम है वो उसको पब्लिश करेगा, ठीक है। सो ऐसे काम करता है आपका। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा, ये आपका GS1 से लिंक है जो कि आपका ज्योग्राफी में आता है, ज्योग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज आवर 8th में करंट अफेयर्स क्विज। देखते हैं हम लोग के 8th मई के जो करंट अफेयर्स की जो क्विज है उनमें आज हमारे लिए क्या क्या है। सो पहला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन, ऐसी कौन सी संस्था है जिसने बिजनेस रेडी, व्यापार तैयार प्रोजेक्ट को लाया, बी रेडी, बी रेडी, ऐसी कौन सी संस्था है जिसने इस प्रोजेक्ट को लाया, वो कौन है, वो है वर्ल्ड बैंक, वो है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक लेकर आया। दूसरा है क्वेश्चन, नीति आयोग, जो नीति आयोग है उसने रिलीज किया अपना डेटा किस चीज पर, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर, अ कंपेडियम 2023 इन कोलैबोरेशन विथ विच इंस्टीट्यूशन। सो पहली न्यूज ये निकल के आती है कि जो नीति आयोग है, जो नीति आयोग है
जो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया है, ये जो नीति आयोग है, इसने बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर एक प्रोजेक्ट है उसको लेके आया, और इसके साथ साथ यूएनडीपी जो है, यूएनडीपी प्लस नीति आयोग, ये दोनों साथ में लेकर इस प्रोजेक्ट को लाए हैं, ठीक है, विच इज योर बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसी कौन सी कंट्री है, ये तो मैंने खुद अपने लेक्चर्स में कवर किया है, ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने कि आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज AIME 2023 को होस्ट किया है? सो वो है ऑप्शन नंबर बी, विच इज योर सिंगापुर, विच इज योर सिंगापुर। सो सिंगापुर में AIME 2023 को होस्ट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एज पर द सुप्रीम कोर्ट, एज पर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बेंच रूलिंग, it can use its power under which article to directly grant a divorce decree? अभी डाइवोर्स बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा था, ठीक है, मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है अपने वीडियोस में, आप लोग जाके देख सकते हैं। सो डाइवोर्स जो है वो किस चीज से लिंक है? सो यहाँ पे आर्टिकल 142 जो है, आर्टिकल 142 जो है वो इस चीज से लिंक है, that it can use its power under article 142 to directly grant a divorce decree, ठीक है, आर्टिकल 142। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज आ रही है, माही बंसवाड़ा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, माही बंसवाड़ा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी? ऐसा कौन सा राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी है जहां पे कि माही बंसवाड़ा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट को लेकर आया, वहां पे कंस्ट्रक्ट हुआ? सो वो है आपका राजस्थान, वो है राजस्थान, ठीक है। सो ये कल परसों के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको मैं कंपाइल करके आज के करंट अफेयर्स में लेकर आया हूँ। सो बेसिकली अगर ये क्वेश्चंस को आप लोग डेली बेसिस पे, हम लोग अगर 5 से 10 क्वेश्चंस भी लेकर चलते हैं ना, सो आप ये लगा लो कि आपका मंथ में ना कम से कम नहीं तो आपका 150 से आपका प्लस आपका टॉपिक आराम से हो जाएगा, और मेरे को नहीं लगता कि इसके बाहर कुछ भी आने की आशंका है, ठीक है। सो आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को बस क्वेश्चंस पे ध्यान देने हैं, जो मैं आपके लिए यूट्यूब के लेक्चर्स लेके आ रहा हूँ इन करंट अफेयर्स फॉर्मेट, आप लोग को ये बस फॉलो करना है। इसको फॉलो करने के बाद आप लोग को डेली रिवाइज भी करना है, ठीक है। अगर रिवीजन डेली बेसिस पे हो रही है, मतलब आप चीजों को रिटेन कर पा रहे हैं, ठीक है। सो मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग रिवीजन ऑल्सो। सो ये कुछ आज के क्वेश्चंस हैं, हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जो कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए डेली एक या दो मैं आपके लिए मंथली कंपाइलेशन मैगजीन से न्यूज लेके आऊंगा। सो पहली हमारी जो न्यूज है जो मंथली कंपाइलेशन से है, वो है दोहा पॉलिटिकल डेक्लेरेशन, दोहा पॉलिटिकल डेक्लेरेशन। देखते हैं इसके बारे में, ये आपका इंटरनेशनल रिलेशंस से लिंक है, GS2, ठीक है। देखते हैं, द 5th यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज। अच्छा, ये कंट्रीज कौन सी होती हैं? मैं अगर बात करूं, सो पूरे विश्व में ये जो कंट्री है ना, ये एक तरह से 1.3% ऑफ जीडीपी, ऑफ ग्लोबल जीडीपी को दर्शाती हैं, ठीक है, ये कंट्रीज जो हैं। और यही कंट्रीज अकाउंट्स फॉर एटलीस्ट 13% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन,
और यही कंट्रीज जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ये लेस देन 1% ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब कि 1% से भी कम ये लोग अपना एफडीआई और ग्लोबल ट्रेड में कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। ठीक है, देखते हैं। सो ये जो 5th जो कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑन LDCs विच आर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज कंक्लूडेड, क्या इसका कंक्लूजन आया? ये आया कि दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन, ये इसका कंक्लूजन आया। इसमें क्या हुआ कि it will give a new generation of renewed commitments between LDCs and their development partners, including the private sector, civil societies and government। मतलब कि दोहा डिक्लेरेशन जो है, इसमें क्या हुआ, इसमें लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज को लेकर आया गया और इनके ग्रोथ की बात की गई। वो कैसे हो सका मुमकिन? प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट प्लस सोसाइटी, ये 3 पैनल अगर आके मिल जाते हैं, ठीक है, एंड ऑब्वियसली अलोंग विद दी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। सो अल्टीमेटली ये जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ये एक तरह से आगे बढ़ेंगी। ठीक है, और ये सब चीजें कहाँ कहीं गई हैं? ये सब चीजें आपकी कहीं गई हैं दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन में, DPD में। ठीक है, सो ये रही न्यूज फ्रॉम योर दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन। हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं गाइस। ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स, ये अगेन आपका GS2 से लिंक है, GS2 IR। ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स ये क्या है देखते हैं एक बार। सो जो ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स है ना, वो एक तरह से यूके का पार्ट है। मतलब ये जो ऑपरेशन है, ये यूके ने कंडक्ट करवाया है और इन्होंने कमिट किया है कि ये 2.3 बिलियन पाउंड्स ये लोग देंगे किस चीज में? फॉर मिलिट्री सपोर्ट में देंगे टू यूक्रेन। जो यूक्रेन में अभी एक तरह से एग्रेशन चल रहा है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। सो उस चीज को देखते हुए जो यूके है, यूके ने 2.3 बिलियन पाउंड्स को दिया है एज अ मिलिट्री एड टू यूक्रेन। Under it, United Kingdom and other countries including Canada, New Zealand, Australia, Norway, Denmark, Finland, Sweden, Lithuania and Netherlands are training Ukraine's military। So ये सारी की सारी कंट्रीज आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गई। ठीक है, ये सारी आपकी कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारी कंट्रीज एज अ ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स में कंट्रीब्यूट कर रही है। आपसे ऑप्शन में कोई भी एक कंट्री पूछ देगा कि इज दिस कंट्री कंट्रीब्यूटिंग इन ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स और नॉट? सो यस। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द टुडेज करंट अफेयर्स। ये कुछ करंट अफेयर्स थे 8 तारीख के। मैंने आपके लिए आज का क्विज भी कवर किया एज आई प्रॉमिस। मैंने आप लोग के लिए जो रिवीजन सीरीज है, मतलब डेली के 1 या 2 टॉपिक्स, मैं वो भी लेके आपके लिए आ रहा हूँ। और हम लोग डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स तो पढ़ ही रहे हैं। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को टॉपिक वाइज नोट्स डेली बेसिस पे बनाने हैं और उनको रिवाइज करना है डे के एंड में। ठीक है, आप लोग को कोई भी डाउट आए, आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन का यूज करके वो डाउट हमसे पूछा कीजिए। मेरी टीम और मैं कमेंट सेक्शन को रीड करके उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम लोग फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल विच इज फॉर करंट अफेयर्स। टेक केयर एंड जय हिंद। विल मीट सून।